बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 12 मार्च 2024। इस लेक्चर में जो भी हम डिस्कस करेंगे वो हमारा कवर करेगा इंग्लिश एसे को, करंट अफेयर्स को, पाकिस्तान अफेयर्स को, सोशल साइंसेज के जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके जो जनरल कैटेगरीज के एरियाज हैं उनको कवर करेगा। क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप करेगा एंड आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी आपकी डेवलप होगी। ये रहा आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन। इसके अंदर 1, 2 एंड 3 ये तीन जो एडिटोरियल्स हैं ये इस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और बाकी रहा ये आपका ओपिनियन वाला सेक्शन। इसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 इन द सेम फैशन ये चार ओपिनियन आपके एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। बट वो लेक्चर जो है वो पेड है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करें और फोकल पर्सन से आप रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसका लिंक, पीडीएफ जो है टुडे इस लेक्चर का वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। 3 चैप्टर्स बन जाएंगे, 3 एडिटोरियल्स हैं, जो चाहे पहले सुन सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ पेन ग्रेविटी टीम कमेंट आपने करना है, फीडबैक अपना देना है और एक छोटा सा क्वेश्चन है, वेयर इज अल अजहर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, कहाँ पर है, उस शहर का बता दें, उस मुल्क का बता दें नाम, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग सेंड कर दें। फर्स्ट, पीडीएम रिडक्स। अब पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्स। रिडक्स बेसिकल होता है वापस आना, रिवाइव कर देना, ब्रॉक बैक, वापस आ गई पीडीएम। पीडीएम क्या थी आपको पता है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसको हम पीडीएम गवर्नमेंट कहते थे। तो वापस आ गई है, हालांकि इलेक्शंस हुए हैं, वापस तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कैसे वापस आ गई है ओपिनियन आज के लेक्चर के अंदर एक डिटेल में डिस्कस किया गया। उसके अंदर डिटेल में इसके बारे में बात की गई और इसके अंदर भी जो जो चीजें हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से जो एडिटोरियल वाला कहता है कि पीडीएम की गवर्नमेंट वापस पाकिस्तान में आ गई है, तो वो कैसे आई है। तो उसको वो दो, एक तो डिमेंशन है। पहली डिमेंशन ये है आपके पास जो है लिस्ट है फेडरल मिनिस्टर्स की। इन फेडरल मिनिस्टर्स के अंदर वो कहता है कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि पार्ट थे आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट का और वो दोबारा से जो है वो क्या हुए हैं, इस फेडरल गवर्नमेंट में आ गए हैं। और इनमें से वो बात करेगा 3 जो हैं आपके फेडरल मिनिस्टर। सबसे पहले तो ये फाइनेंस मिनिस्टर की बात करता है मोहम्मद औरंगजेब की, जो कि एक बैंकर हैं, एचबीएल के एक बहुत बड़े बैंकर हैं जी। तो ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर मान गए। उसके बाद ये 2 हैं, एक है मोहसिन नकवी साहब जो कि आपके सीएम पंजाब रह चुके हैं, तो ये दोबारा से इंटीरियर मिनिस्टर बन गए हैं। और आहद चीमा साहब हैं जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर बन गए हैं, जो कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। और ये जो 3 बंदे हैं दे आर अनइलेक्टेड, ये अनइलेक्टेड नहीं है, बगैर इलेक्शंस के ये जो लोग आए हैं। तो यही लोग पीडीएम के अंदर आहद चीमा साहब होके और आपका ये जो है अपना इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, आप लोगों को पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर भी ये नजर आए और आपके ये वाले जो है ये केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जो है ये नजर आए। तो ये वापस जो है अब गवर्नमेंट बनी है तो दोबारा से ये वापस आ गए हैं। तो जस्ट लाइक दिस इनकी पॉलिसीज भी पुरानी वाली हैं, तो इस लिहाज से वो कह रहा है कि पीडीएम गवर्नमेंट जो है वो वापस आ चुकी है। कहता है इस गवर्नमेंट में और पुरानी वाली में एक डिफरेंस था, और वो डिफरेंस ये था कि उस वक्त जो कैबिनेट बनाई गई थी वो जो है इतनी अच्छी नहीं थी। बहरहाल इस दफा जो बनाई गई है इसमें जैसे आपने देखा इसहाक डार साहब है यहाँ पर, तो ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनको अब फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया गया है। तो इनको जो है फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया गया है, मतलब थोड़ी सी चेंज किया गया है, वरना इन्हीं को दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर लगा देना था। तो कहता है ये थोड़ी सी पॉजिटिव चेंज है कि चीजों को व्यू किया गया है। लेकिन वो कहता है ये जो है ना ये मेंस क्लब बन गया है। मेंस क्लब वो इसलिए कहता है कि इसके अंदर वो कहता है 19 इंडिविजुअल्स हैं, जिनमें से 18 तो जो हैं वो हैं ही, लेकिन एक ही औरत है, एक ही वुमन है, शजा फातिमा ख्वाजा। और इसके जो अंकल हैं वो कौन है, ख्वाजा साहब हैं, ख्वाजा आसिफ जो है इनके अंकल हैं, उनको फेडरल मिनिस्टर लगा दिया गया है। और इनको जो है एक ही, यानी कि आपको बीच में मिनिस्टर जो है, और ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, क्या
शजा, फातिमा, ख्वाजा, एक ही आपको फीमेल नजर आ रही है और बाकी सारे के सारे आपके सामने मेल्स हैं, ओनली वन फीमेल। और इनके जो अंकल हैं वो हैं ये ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसफ जो है इनके अंकल हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है ये एक मेंस क्लब है। क्यों? वो यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन, हाफ पॉपुलेशन वुमेन पर है, वुमेन्स हैं, लेकिन क्या वुमेन्स इस काबिल नहीं है कि उनको ये मिनिस्ट्रीज दी जाए? तो इस तरह के वो क्वेश्चंस करता है। बहरहाल वो कहता ये चीज एक तो बताता है कि मेंस क्लब बन गया है, साथ ज्यादातर जो है वो वुमेन और मैन है इसके अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं। और एक चीज वो आपको बताता है कि पीडीएम किस तरह से वापस आ गई है। आगे वो एक बात करता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की वो बात जब करता है कि और एक ही वुमेन है, तो कहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट में हमने देखा कि मरियम नवाज साहबा पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी इसके ऊपर काफी वर्किंग करने की जरूरत है। इस तरह की चीजें वो आपके साथ डिस्कस करता है। और एक आखिर में वो बात करता है कि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पास्ट 2 सालों से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान कैन नॉट कंटिन्यू टू बी रन इन द मैनर इट हैज बीन। द पाकिस्तान को जिस तरह पहले चलाया जा रहा था उस तरह अब नहीं चलाया जा सकता, और काफी चीजों को डिफरेंट तरीके से करने की जरूरत है। तो ये कुछ चीजें जो है इस एडिटोरियल के अंदर वो आपके साथ डिस्कस करता है। ठीक है, और फाइनली पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं लेकर जाऊं तो जनाब यहाँ पर है इकोनॉमी के क्राइसिस, और आपकी जो पीडीएम है, बात यानी कि इसमें क्या है, बात ये है कि हमने बताया कि पीडीएम जो है वो आ गई है वापस। ठीक है, और पीडीएम की गवर्नमेंट अगर वापस आ गई है तो फिर बात इस तरह से है कि पाकिस्तान को है इकोनॉमी के क्राइसिस, और इन इकोनॉमी के क्राइसिस से निकालने के लिए पाकिस्तान को जरूरत थी रिफॉर्म्स की, और रिफॉर्म्स भी बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया। सब्सिडीज खत्म करनी पड़ेंगी, टैक्स नए नए लगाने पड़ेंगे, अलीट क्लास को टैक्स के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, लीड क्लास की सब्सिडीज खत्म करनी पड़ेगी। तो इस तरह की रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। अब ये रिफॉर्म्स किसने करनी थी? जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी पास तो इतनी एबिलिटी थी नहीं। तो ये इसके लिए फिर करवाया गया था इलेक्शंस की। इलेक्शंस के बाद क्या आएगी, एक नई गवर्नमेंट आएगी और वो ये रिफॉर्म्स करेगी और पाकिस्तान को इकोनॉमी के क्राइसिस से निकाल देगी। बट जब इलेक्शंस करवाया गया तो वापस हमको पीडीएम 2.0 मिल गई, वही दोबारा आ गई। तो और ये पीडीएम इतनी कमजोर है कि ये इस तरह की रिफॉर्म्स नहीं कर सकती। अलीट क्लास इसको ये रिफॉर्म्स करने ही नहीं देगी। और क्यों नहीं करने देगी, उसकी दो रीजंस हैं। नंबर वन, खुद अलीट क्लास पार्लियामेंट में बैठी हुई है, और नंबर टू, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी सपोर्ट करती है ऐसी पॉलिसीज को जो अलीट्स के बेनिफिट में हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर पाकिस्तान की जो पीडीएम है, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा वीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा वीक है, तो लिहाजा ये किसी किस्म की रिफॉर्म्स करने की इसके पास काबिलियत नहीं है। तो जब ये रिफॉर्म्स नहीं कर सकेंगी तो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी की बेहतरी है वो सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। तो जस्ट लाइक दिस यू कैन यूज दिस डिस्कशन इन योर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तो समझ लें कोई भी डोमेन आपकी ठीक नहीं हो सकती, बेशक वो कोई भी डोमेन हो, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो हर एक डोमेन के ऊपर असर करती है। और इकोनॉमी आपकी जो है, जब इकोनॉमी के क्राइसिस में रहेंगे तो फिर आप जाएंगे आईएमएफ के पास, और आईएमएफ से जब आप लोन लेकर आएंगे तो फिर कर्जे के अंदर फिर आप कोई भी पॉलिसी, चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो या आपकी इंटरनल मामलात के पॉलिसीज हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते। आपको फिर जो फॉरेन एक्टर्स हैं उनका प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है, उनकी बात जो आपको सुननी पड़ती है, तो आप फिर प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो आप जस्ट फिर एक एक्सपेरिमेंटल लैब की तरह बनकर रह जाते हैं। तो ये इस तरह से चीजें जो है ये इंटरकनेक्टेड है। एमनेस्टी प्लान, इसके अंदर क्या कहता है, इस एडिटोरियल के अंदर राइटर तीन चीजें, बस एक ही चीज है, वो है बलूचिस्तान का सीएम, उसने कहा है, ऐलान किया है कि मैं सबको माफ कर दूंगा, एमनेस्टी के ये ऐलान कर दिया है कि वो वाले इंसर्जेंट, यानी कि जो भी बलूचिस्तान के अंदर टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, या जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो हथियार डाल दें तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट उनके लिए आम माफी का ऐलान करती है, उनको कोई सजा
नहीं दी जाएगी। तो ये है जनाब अली जो बलूचिस्तान के जो सीएम हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने ये ऐलान किया, तो उसके ऊपर ये डिस्कशन है। तो कहता है रिसेंटली जो इलेक्टेड हुए हैं बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सरफराज बुगटी साहब ने बलोच इंसर्जेंसी को लेकर एक आम माफी का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जो भी हथियार डाल देगा उसको क्या किया जाएगा, उसको माफ कर दिया जाएगा और मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम में उसको शामिल कर लिया जाएगा, और जो हथियार नहीं डालेगा उसको फिर स्टेट जो है आड़े हाथों लेगी। तो यहाँ पर जब उनसे क्वेश्चन किया गया बुगटी साहब से, इनफोर्स डिसअपीयरेंस जबरदस्ती जो गायब हो रहे हैं जो बलूचिस्तान के अंदर लोग मिसिंग पर्सन के केसेस, तो उनका क्या बना, तो उसके ऊपर उनके पास कोई पॉजिटिव जवाब नहीं था। फिर आगे वो कहता है ये बात तो होगी, ये तो न्यूज़ चल गई, ठीक है, यहाँ तक तो न्यूज़ होगी, लेकिन आगे वो कहता है कि डायलॉग जो है, ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा है, डायलॉग बहुत अच्छी बात है, इसका वेलकम कहा करना चाहिए। लेकिन वो कहता है जब तक बलूचिस्तान की जो मेन रूट काजेज हैं उनको जो है आप लोग जो है वायलेंस की रूट काजेज हैं उनको एड्रेस नहीं ना करते, तो इस तरह के प्लान जो है वो काम नहीं करेंगे। कहता है इस तरह के जो अटेम्प्ट्स हैं, इस तरह के जो प्लान्स हैं, इससे पहले माजी के अंदर भी मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने दे चुकी हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, बहरहाल वो कहता है डेवलपमेंट पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं उन इंसर्जेंट्स के लिए जो क्या करेंगे, हथियार डाल देंगे, उनको डेवलपमेंट पैकेजेस के तहत बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि ये सारी की सारी एफर्ट्स जो हैं बलूचिस्तान में पहले भी की जा चुकी हैं और ये फेल हुई हैं, क्यों, क्योंकि जो मेन रूट काजेज हैं आप उनको एड्रेस जब तक नहीं करते इस तरह के प्लान्स वर्किंग नहीं करेंगे। तो जो मेन रूट काजेज क्या है वो है पॉवर्टी, आपकी गुर्बत है, और इसके अलावा वहाँ पर लोगों को, यानी कि आप लोगों को जो स्टेट है वो कई सालों से लोग जो है वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बलूचिस्तान के लोग, लेकिन स्टेट कुछ नहीं कर रही। हेल्थ की सहूलियत नहीं है, एजुकेशन की सहूलियत नहीं है, वहाँ पर मिनरल्स की बहुत ज़्यादा दौलत है लेकिन उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और वो जो मिनरल्स की दौलत है वो इस काबिल नहीं हो सकी कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर सके। और इसके अलावा फोर्स डिसअपीयरेंस, जबरदस्ती जो लोगों को वहां पर गैब कर दिया जाता है, मिसिंग पर्सन के केसेस हैं, इस तरह की प्रैक्टिस से लोग और ज्यादा पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो आइसोलेशन में चले गए हैं और वो नफरत उनके अंदर और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि आपने उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है उन राइट्स की आप वायलेशन कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो है इस चीज को लेकर नफरत पैदा हो रही है। तो लिहाजा वो कहता है कि अगर आप वाकई सिंसियर तरीके से जो बलूचिस्तान के अंदर रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, तो स्टेट को चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे जो गलतियां उसने पहले माजी में की हैं और एक ऐसी एटमॉस्फेयर पैदा करे जहां पर सबके लिए बेहतरी हो, भलाई हो, तो फिर ही कुछ हो सकता है। सिर्फ इस तरह के ऐलान कर देने से कुछ भी बेहतर नहीं होगा। अगर ऐसा बेहतर होना होता तो पास की गवर्नमेंट्स में बहुत सारे ऐसे ऐलान पहले भी हो चुके हैं। बलूचिस्तान की हमने बात की पेपर पर्सपेक्टिव में, तो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन के केसेस हमारे सामने हैं जो कि एक फंडामेंटल राइट्स की क्या है, वायलेशंस है। इसके अलावा वहां पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, इस वजह से स्टेबिलिटी नहीं है बलूचिस्तान के अंदर। तो इस तरह के पैकेजेस से कुछ नहीं होगा जिस तरह के आप ऐलान कर रहे हैं। आप इस मिसिंग पर्सन के केसेस को, इस चीज को बंद करें, फंडामेंटल राइट्स लोगों के ग्रांटेड करें, उनको राइट टू पॉलिटिक्स, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सारा कुछ उनको दें, उनकी बेसिक फैसिलिटियाँ, हेल्थ, एजुकेशन उनको दें, तो फिर ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर आप मिसिंग पर्सन के इस तरह के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करेंगे तो ये लोग जो हैं अल्टीमेटली इनके दिलों में स्टेट के खिलाफ नफरत पैदा होगी, और फिर जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान होगी, रा हो गई और मुसाद हो गई, इस जैसे एलिमेंट्स जो हैं फिर इन लोगों को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए, और ये पाकिस्तान के लिए फिर खतरे की घंटी ही बजती रहेगी, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती रहेगी, पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन हो सकती है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी तो अल्टीमेटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो नए नए प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। जब आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी चीज़ों, और उसके लिए फिर आपको डॉलर चाहिए होगा, और वो डॉलर आप लेंगे आईएमएफ से कर्जे की शक्ल में, और फिर जब कर्जा लेंगे तो फिर आप अपनी पॉलिसीज, पाकिस्तान की पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली
नहीं बना सकेंगे। और जब आप इंडिपेंडेंटली अपनी पुलिसेस नहीं बना सकेंगे तो अल्टीमेटली समझ लें कि पाकिस्तान में रहकर भी आप आज़ाद नहीं हैं, तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, बिकॉज़ बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। ओके जी? तो इस तरह से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। क्रशिंग प्रोटेस्ट, इसके अंदर वो ये बताता है राइटर कि जनाब अली पंजाब के अंदर जो पीटीआई वाले हैं वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, और पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, उनका क्रैकडाउन। और कहा यह जा रहा है कि मरियम साहबा जो सीएम बनी हैं वो करवा रही हैं ये सारे का सारा क्रैकडाउन। तो इसके ऊपर सारी बात है। कहता है कि वही पुराने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट नई आ गई है, लेकिन जैसे हमने पहले में देखा कि पीडीएम गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट तो नहीं आ रही है लेकिन टैक्टिक्स पुराने ही हैं। अपोजिशन जो पीटीआई के खिलाफ क्या किया जा रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। पुलिस जो है उनके उनका क्रैकडाउन कर रही है। संडे वाले दिन उन्होंने जो भी पीटीआई के प्रोटेस्टर थे उनका क्रैकडाउन अच्छा खासा किया। उसके अंदर उनको मारा, उनको डिटेंशन की उनकी, और 100 से ज़्यादा प्रोटेस्ट को जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया। तो यही कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है मरियम साहबा वो ये सारा काम जो है वो करवा रही हैं। तो वो कहता है कि ये उसके साथ-साथ जब जिनको प्रोटेस्ट में पकड़ा गया उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज किए गए हैं उसके अंदर सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं, जैसे टेररिज्म के जो क्लॉजेस हैं वो लगाई गई हैं, क्रिमिनल कंप्लेन अगेंस्ट पीटीआई मेंबर्स। तो इस तरह के यानी कि हैवी हैंड उनको लिया है। बहरहाल वो कहता है जो प्रोटेस्ट है ये बेसिकली होता क्या है कि प्रोटेस्ट क्या कहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए और रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जाके पनिशमेंट होनी चाहिए। कि जब भी प्रोटेस्ट होता है तो होना ये चाहिए कि आप उनके साथ बैठें, बात करें, डायलॉग करें, जो उनकी प्रॉब्लम है उसको सुनें और प्रॉब्लम को हल करें, ना कि उनको पनिशमेंट करें। तो यहाँ पर वो कहता है कि डेमोक्रेसी जहाँ पर कहीं भी है वहां पर कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है उसको पीसफुल तरीके से लिया जाता है, एंगेज किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, ना कि उनके साथ इस तरह से उनको पनिशमेंट दी जाती है। इकोनॉमी के चैलेंजेस कहता है पाकिस्तान के पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान इंटरनल तौर पर पहले ही पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर जो है आप प्रोटेस्ट को जो है सही तरीके से हैंडल नहीं करते और पीसफुल तरीके से डायलॉग के तरीके से इन प्रोटेस्ट को हैंडल नहीं करते तो पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा ये इकोनॉमी के क्राइसिस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएँगे। तो लिहाजा जो अथॉरिटीज़ को कहता है कि उनको चाहिए कि वो अपनी जो अप्रोच है ना उसको चेंज करे, अपनी अप्रोच के ऊपर सोचे। और यही कहता है कि चीफ मिनिस्टर जो मरियम नवाज़ साहब हैं जब वो अपॉइंट हुई थी तो उन्होंने वादा किया था कि वो जो है 120 मिलियन लोगों की क्या है रिप्रेजेंटेटिव है अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड। कि जिसका जिस मर्जी पार्टी के साथ तल्लक है वो 120 मिलियंस लोगों की क्या है रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि पूरे पंजाब की। तो कहता है कि शी शुड रियलाइज दैट 120 मिलियन आल्सो इंक्लूड द प्रोटेस्टर्स, कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी उन 120 के अंदर शामिल हैं, लिहाजा वो भी उनकी भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो लिहाजा उनको ये काम नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल मरियम साहबा इस तरह से हैंडल कर रही हैं जो कि डेमोक्रेसी की नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ है। और इससे क्या होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी, और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक के क्राइसिस को आप हैंडल नहीं कर सकते। and know what is the relation between political instability and economic crisis। ये हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इकोनॉमी के क्राइसिस को डेवलप करती है और ज़्यादा संगीन बनाती है। तो आई थिंक सो ये इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। तो ये है बेसिकली इसके अंदर। और बाकी ये रही टू डे पिक्चर, इसके अंदर वो आरफ अलवी साहब को दिखा रहे हैं कि ही जस्ट ही अभी भी ट्राई वो कोशिश 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 कर रहे हैं। अलवी साहब ने कहा कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो गैप है उसको क्या कर सकूं, उसके दरमियान मैं गैप के एज ए ब्रिज काम कर सकूं, उस गैप को खत्म कर सकूं। तो ये एक पिक्चर थी जो टूडे, ये था आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल वाला सेक्शन। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मुबारक।